आज मेरी सास की डेथ हो गई थी। वो सास जिसकी मेरे पति ने बहुत ही सेवा की थी। दिन रात उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी माँ की जिंदगी बचा नहीं सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि देखना मेरा बेटा कुत्ते की मौत मरेगा, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये कैसी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया, यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था। वही माँ मरते समय तक अपने बेटे को शराब दे रही थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा पति जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, शायद उसे इस कदर सदमा पहुंचा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने होश और हवास खो बैठा है। अपने पति की ये हालत देखकर मैं भी गम से चूर हो रही थी। मैं जानती थी कि वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता था, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना सच में एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह जोड़ दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, राहुल क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की लाश सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को, एक न एक दिन तो सभी को जाना ही है। राहुल अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, क्या सच में माँ मर गई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने एक बार फिर से अपनी माँ की नब्ज चेक की और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वो हर समय अपनी माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति था। सारा समय माँ के पैरों में बैठा रहा करता था, और यही वजह थी कि शायद उसे अचानक मौत पर गहरा झटका लग गया था। राहुल ने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास चला आया, मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे मेरे कान में एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए ये सब नहीं हो सकता। मैंने राहुल के मुंह पर हाथ रख दिया। वो कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने दुख से अपने पति को देखा और अपनी माँ को फोन मिलाने लगे। रिश्तेदारों को भी तो इस मौत की खबर देनी थी। राहुल को तो होश ही नहीं था, शायद तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को फोन करके बताया। सब लोग हमारे घर में जमा होने लगे। सास की अचानक मौत का सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सब जानते थे कि राहुल अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। मेरी सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो रही थी। जो कुछ मेरे पति ने अपनी माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। मेरा नाम प्रिया है, और ये आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला शुरू हो गया था। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे और सभ्य आदमी से हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी फैमिली में हो, ताकि मुझे ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा दोनों की पसंद मिलकर लड़का ढूंढना मुश्किल हो गया था। और फिर एक शाम सरला आंटी बड़ी खुशी खुशी हमारे घर में दाखिल हुई और माँ के हाथ में एक तस्वीर थमाकर कहने लगी, लो भाई, आज तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश हो जाओगे। लड़के की फैमिली में कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो भी हर समय बीमार रहती है। उसे पीलिया हो गया है, जिसे डॉक्टर किसी भी तरह सही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद मरने वाली है। हर समय चारपाई पर पड़ी रहती है, बोल सकती है नहीं उठ सकती है। नंदों की झंझटन, ससुर की किटकिट, और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं। ऐसा सभ्य बच्चा है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, वो नौकरी न करता हो, तो सुनो, लड़के की एक बहुत बड़ी साबुन बनाने की फैक्ट्री है और वो उसका अकेला ही मालिक है। गांव में पुश्तैनी जमीन भी पड़ी हुई है। सच कहूं तो अपनी राज का वहां जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सरला आंटी ने बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके खानदान की ऐसी तारीफ सुनाई थी कि मेरी माँ का मुंह खुला खुला रह गया था। मैं भी वहीं बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा कि थोड़ा सांस तो ले लो, लड़का कहीं भागा तो नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा था और सरला आंटी नाराजगी से कहने लगी, प्रिया बेटी, अपनी जबान को लगाम दो, जो मुंह में आता हैका देती हो। फिर मेरी माँ से कहने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो रही है और उसे अभी तक बोलने की भी तमीज नहीं, से कुछ तमीज सिखाओ, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी। माँ ने मेरी तरफ से सरला आंटी से माफी मांगी और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तारीफ भी तुमने खुद ही कर दी है और कारोबार भी अपना है, फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई तो आंटी ने अपने कानों को हाथ लगा लिए और कहने लगी, अरे तुम कैसी माँ हो जो जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो।
सरला आंटी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उन्हें शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सरला आंटी की बात पर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, जिंदगी तो इसी ने गुजारनी है, इसीलिए इसकी मर्जी भी शामिल होना जरूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले नहीं कर देंगे ना। मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो अपनी माँ की बात से ग्रह हो गई थी। सच में लड़का बहुत ही सभ्य मालूम हो रहा था, चेहरे पर भी बहुत ही चमक थी। मैंने मुस्कुराकर तस्वीर मम्मी को वापस कर दी। मम्मी मान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। फिर सरला आंटी के जरिए मम्मी पापा ने बात आगे बढ़ाई और फिर देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझे खेलने लगी, कहने लगी, प्रिया तुम्हारी जिंदगी में तो सास नंदों का झंझट ही नहीं होगा भी, मर सास तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतना पैसे वाला लड़का है, तुम करोगी। रिश्ता होने से पहले तक मैं यही सब कुछ सुनती रही और खुद को खुशकिस्मत लड़की समझती रही। विदाई के समय पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, हमने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है। अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और ये साबित कर देना कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बारात में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। राहुल के आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी बीमार सास भी नहीं आ पाई थी। बस कुछ दोस्तों के साथ ही वो बारात लेकर मुझे विदा कराने आ गया था। राहुल का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसके दोस्त की पत्नियों ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं भगवान ने एक ही बार में स्वीकार कर ली। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना दीवाना बना लूंगी और अपनी बीमार सास की सेवा करके उनका दिल भी जीत लूंगी। जिंदगी बहुत ही प्यार और सुकून से गुजर जाएगी। मेरा पति जैसे ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट गई थी और मानव भरी इस रात में दिल में अजीब तरह के जज्बात तो मर रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने मेरे कानों में न जाने कितनी सरगोशियां की थी, जो समय भी मेरे मन में उठ रहे थे। मैं अपने पति से उम्मीद कर रही थी कि वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा। ये हमारी पहली मुलाकात थी जो आपने सामने होने वाली थी। लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही, उसे सुनकर मैं दंग रह गई। आज की रात अपने पति से ऐसी बात की उम्मीद हरगिज नहीं कर सकती थी। राहुल मेरे पास बैठा और बहुत ही नरमी से कहने लगा, प्रिया, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और किसी सूरत अपनी माँ ऐसी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें ये सब बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत मैं खुद ही पूरी करूंगा और उनकी देखभाल भी करूंगा, तो मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मेरी एक भरोसे की नौकरानी है जो मेरे पीछे से मेरी माँ का ध्यान रखती है। मैंने सुना है माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और मैं अपना स्वर्ग किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। राहुल की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी की पहली ही रात इन सब बातों की क्या जरूरत थी। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मैं भला उसे उसकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया कि मैं आपको कभी आपका फर्ज पूरा करने से नहीं रोकूंगी और खुद भी आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली ही रात राहुल ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर इस बात की खुशी भी थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही सुमित ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं खुद ही अपनी माँ की देखभाल करूंगा, तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियां उठाना। इससे पहले कि मैं राहुल की अजीबोगरीब बातों पर कुछ और कहती, अचानक ही वो खड़ा हुआ और ये कहकर कमरे से निकल गया कि मैं अपनी माँ को एक नजर देख कर आता हूँ। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात अब ठंडे पड़ने लगे थे। जब राहुल वापस आया तो इस बार उसके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राहुल बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन शायद वो कमरे में कहीं था ही नहीं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह सुमित कहाँ चला गया था। मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातों की आवाज आने लगी। राहुल के मना करने के बावजूद भी मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और देखा तो राहुल अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पांव दबा रहा था और खुद ही उनसे बातें भी कर रहा था, जबकि राहुल की माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये दृश्य देखकर मेरे दिल से प्रार्थना निकाली कि हे भगवान, मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी ही हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और मोहब्बत करने वाली औलाद कम ही देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह राहुल जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ था, इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही असर डाला था। लेकिन उस समय मेरी हैरत की हद न रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से भरे भाव उभर आए थे।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राहुल को लेकर खुश नहीं है। मैं हैरान हुई कि बेटा इस कदर सेवा करता है कि शादी की अगली सुबह ही माँ के पांव दबाने पहुंच गया है और माँ बेटे से खुश नहीं है। और फिर एक अजीब सी बात और हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे नरक में भी जगह नहीं दी जाएगी, तू सरसर कर मरेगा। तो सास की बात सुनकर मैं कांप गई। ये कैसे मुमकिन था कि एक माँ अपने ही बेटे को शराब दे रही थी, और वो भी इतनी सेवा करने पर। शायद मुझे लगा मेरी सास ने कोई और बात की होगी और मुझे सुनने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपनी माँ के पांव दबाते चले जा रहे थे। मैंने कुछ झिझकते हुए कमरे में कदम रखा और कुछ तेज आवाज में अपनी सास को नमस्ते किया और उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। मेरा पति चौंक गया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, राधा, तुम्हें कमरे में आने की क्या जरूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती है। जाओ तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। राहुल का इतना गुस्से भरा अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आज तक मुझे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की थी। आगे बढ़कर फिर मुझे मेरी सास का आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अपने पति का ये व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। पल में तोला तो पल में माशा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि मुझे वो इस तरह पेश आ रहा था? उनकी माँ का आशीर्वाद लेने ही तो गई थी। मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात की थी? मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ ही देर में राहुल वहां चला आया और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो प्रिया, असल में मैं परेशानी में तुमसे इस तरह इस अंदाज में बात की थी। मेरी माँ किसी भी नए चेहरे को देखती है तो फिर माँ चिल्लाने लग जाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें फौरन कमरे से निकाल दिया था। राहुल का अंदाज मोहब्बत से भरा हुआ था और मुझे लगा कि शायद गलती मेरी ही थी जो मैं उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ के कमरे में चली गई। मैंने राहुल से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अब मैं आपकी मर्जी के बगैर आपकी माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर उसे सुकून आ गया और वो कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही करना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखते ही शोर शराबा करेंगी और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल ने काफी सारा नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। नाश्ता करके हम फ्री हुए थे कि तभी मेरे मम्मी पापा और मेरी कजिन भी मुझसे मिलने के लिए आ गए। थोड़ी देर में मैं उनके साथ घर वापस लौट आई और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि राहुल ने किस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे में जाने से मना किया है, तो मेरी मम्मी कहने लगी, अरे पागले, तो अच्छी बात है, वो अपनी माँ की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता तो तू भी सुकून की सांस ले और अपनी जिंदगी में ऐश कर। वैसे भी बीमार और को संभालना कौन सा आसान काम होता है। राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और खुद अपनी माँ की सेवा करके पुण्य कमाना चाहता है, तो तुझे इसमें क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खामोश हो गई और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मेरे ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर में कामकाज के लिए नौकरानियां भी मौजूद थीं। मैं बस उन पर नजर रखती थी और सास के कमरे की तरफ जाने की सोचती भी नहीं थी। सो मैं तो खुद ही अपनी माँ की सेवा करता रहता था। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता, मगर सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि पीलिया आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। राहुल ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठता और वापस आकर भी 11 घंटे उनके पांव दबाता और फिर अपनी माँ के पास आने के बाद मेरे ऊपर भी ढेरों प्यार लुटाया करता था। कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती कि राहुल उनके पास इतना समय क्यों बिताता है। शादी को 3 महीने गुजर गए थे, राहुल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि कैसे वो दर और सेवा करने वाला बेटा है। मैं छुपकर अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती और सोने की कोशिश करती कि राहुल अपनी माँ से आखिर क्या बातें करता है, लेकिन वो तो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत भरी बातें ही किया करता था और उसकी माँ हमेशा उसे गुस्से में बात करती और अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज में राहुल को बद्दुआ देने की कोशिश करती। और फिर शादी के 4थे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास दुनिया से चली गई। राहुल उस समय अपनी फैक्ट्री में थे और नौकरानी सास के कमरे की सफाई करने उनके कमरे में गई हुई थी। उसने मुझे चीख कर बुलाया और बताया कि बड़ी मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मैंने अपनी सास को पानी पिलाने की कोशिश की तो वो इशारों में मुझे कुछ बताने की कोशिश करने लगी और फिर अचानक ही उनकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने चेक किया तो उनका सांस रुक गया था। मैंने फौरन राहुल को फोन करके घर बुलाया। मैं तो ये सोचकर ही घबरा गई थी कि उनकी माँ की डेथ की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अपनी माँ के बगैर तो उनका एक पल सुकून से नहीं गुजरता था और अब तो उनकी माँ इस दुनिया में ही नहीं रही थी। मैं बेचैनी से सुमित का इंतजार यहाँ से बाहर टहल कर रही थी। जब वो घर आए तो उनके चेहरे पर मुझे कोई भी परेशानी या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो।
मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी माँ की अचानक मौत हुई है, मगर राहुल बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे, तुमने माँ से बात की थी क्या? मैंने उन्हें बताया कि माँ इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आए। राहुल ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगा, हाँ माँ तो सच में मर चुकी है। उसके इतने ठंडे शब्द थे कि मैं हैरान रह गई और फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ है मर गई, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा कि राहुल अपनी माँ की मौत की वजह से सदमे में चले गए हैं। राहुल के दिमाग पर असर हो गया है। माँ के मरने से कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती थी। अचानक से राहुल अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। ऐसा लगता था कि उन्हें दुख की बजाय खुशी मिली हो। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मुझे तो लगा कि वो अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोएगा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दिया था। फिर एक पूरा घंटा होते ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी सास की मौत की खबर सुनकर आए हुए सारे लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो 1 घंटा पहले खुश हो रहा था, अब जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर राहुल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धकेल दिया और कहने लगा, सब कुछ खाक हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया है। मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने ये मुझ पर कैसा सितम ढाया है। राहुल अपना सिर पीटे जा रहा था और मैं सब कुछ समझकर भी न समझ बैठी थी। जितने भी लोग आए थे सबको यही लग रहा था कि राहुल को अपनी माँ की कसम लगा है, लेकिन ये मैं थी जो जानती थी कि राहुल को इस बात का सदमा पहुंचा है, क्योंकि राहुल ने लोगों के आने से पहले ही मुझे कुछ कुछ बता दिया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी और कुछ ही देर में मेरी सास का अंतिम संस्कार भी हो गया था। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राहुल गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और उनका सामान उठा उठाकर फेंकने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो वो चीखते हुए कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी इस औरत की सेवा में गुजार दिया सोचकर कि वो मेरा भला करके जाएगी, लेकिन ये औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? मुझे शुरू से लेकर सब कुछ बताए। मुझे बस इतना ही समझ में आया था कि मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही देर में वकील आए थे और मेरी सास की बसियत सुमित के हवाले करके जा चुके थे। राहुल ने जैसे ही वो बसियत नाम पढ़ा, उसके बाद उसका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही राहुल ने गुस्से से कहा कि ये औरत मेरी माँ नहीं थी बल्कि डायन थी, जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी हुई थी। ये मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी, लेकिन ये बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी की है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने इस औरत के साथ सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी, लेकिन इस औरत को हम पर जरा भी दया नहीं आई और मेरी माँ ऐसे ही दुनिया से चली गई। फिर भगवान का करना ऐसा हुआ कि इस औरत पर बहुत ही खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से जायदाद अपने नाम करवा लूं, लेकिन ये तो बड़ी ही ढीठ निकाली और फिर मैंने भी इस औरत को गलत दवाइयां देना शुरू कर दी। मैं चाहता था कि ये तड़प तड़प कर मरे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआ देती रहती थी, मगर मैं बस एक अच्छा बेटा बनकर इसकी सेवा करता रहता था। मरने के बाद वसीयत के मुताबिक इसने सारी जायदाद एक्ट्रेस के नाम कर दी। मैंने इस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे इसका क्या फल मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो अपने पति को बहुत ही सभ्य और नेक इंसान समझ रही थी, लेकिन ये तो सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था और उसने अपनी ही सौतेली माँ को गलत दवाइयां देकर मार दिया था। और अब जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरानगी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नजर में एक सभ्य और आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन हकीकत में वो दौलत का पुजारी निकाला। लेकिन आखिरकार मेरे पति को उसके किए की सजा मिल ही गई। कुछ ही दिनों में हमें ये घर और फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी करता है। बाद में मुझे पता चला था कि राहुल की माँ ने दौलत की खातिर ही राहुल के पापा से शादी की थी, लेकिन राहुल की माँ को बाद में पता चला था कि ये सारी दौलत जायदाद उनके पति की पहली पत्नी की है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत की खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और ये सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उन्हें जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, इसीलिए वो उसे इशारों में दुआएं दिया करती थी। और फिर एक दिन मेरी सास की बुआ ने सर दिखा ही दिया, क्योंकि एक दिन मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो अपनी दोनों टांगे गवा बैठा। अब मैं मजबूरी में अपने पति के साथ निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है और दिन रात रो रो कर भगवान से माफी मांगता है।
मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान मेरे पति को माफ कर दे, हो सकता है भगवान माफ कर दे तो राहुल की जिंदगी कुछ आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो बिस्तर पर पड़ा होती तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए या फिर तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।